हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल जीके जीएस की क्लास लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा डे 3 है। इससे पहले हम सभी ने 2 दिनों में 2 जीके जीएस की क्लास ले ली है। अगर आप सभी ने वह क्लास नहीं ली तो वह भी क्लास ले लें, क्योंकि वो दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वो इन्हीं क्वेश्चनों को उसमें मैंने सॉल्व कराया है। अगर आप सभी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ये वीडियो। जैसा कि आपके सभी को पता ही होगा कि फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, आप सभी को क्वेश्चन तो कराता हूँ, उसके साथ जो और क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, उसे भी साथ साथ कराता चलता हूँ। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो भारत के मेघालय राज्य के मासिम राम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ पर होती है? तो मासिम राम में होती है। यह पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक बन सकता है कि जैसे एक क्वेश्चन तो यह बना है किस पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मासिम राम में। इससे बाद यह पूछा जा सकता है मासिम राम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो हिल्स पहाड़ी पर स्थित है। मासिम राव को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि मासिम राव को और क्या कहा जाता है? तो बादलों की भूमि कहा जाता है। कभी कभी जब एग्जामिनर का क्वेश्चन घुमाने का मन रहता है तो ये ऐसा देता है कि किस जगह सबसे अधिक वर्षा होती है? बादलों की भूमि में। फिर ऐसा दो दिया जाएगा केरल में, कर्नाटक में, ऐसे दे दिया जाएगा। मासिम राम नहीं, नाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप सभी को यह भी याद रखना है कि मासिम राम को बादलों की भूमि भी कहा जाता है। चलिए इससे देखते हैं और रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सालाना जो है 11,872 मिलीमीटर की बारिश होती है। कितनी? 11,872 मिलीमीटर की बारिश होती है। साल 1985 में यहाँ 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। यहाँ ज़्यादातर बारिश मानसून के मौसम में होती है। यहाँ का आसमान हमेशा जो है बादलों से ढका रहता है। यहाँ कभी तेज कभी धीमी बौछार गिरती रहती है। यहाँ के लोग के पास एक खास तरह का छाता होता है जिसे जो है कनूप कहते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि मासिम राव के लोग जो जिस छाते का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कनूप कहते हैं। यहाँ के लोग पीने के पानी की किल्लत से जूझते हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट, सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यह सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में मौजूद खदानों में देश का 80% से ज़्यादा सोना निकाला जाता है। आगे देखते हैं हम। कर्नाटक में कोनार, धारवाड़, हासन और रायचूर जिलों में सोने के भंडार पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। किन किन जगह से कर्नाटक से सोने निकाले जाते हैं? तो धारवाड़ से, हसन से और रायचूर जिलों से निकाले जाते हैं। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड में सोना निकाला जाता है। कोनार गोल्ड फील्ड्स को कभी कभी एशिया का सबसे बड़ा माना जाता था। क्या? सोने की खदान मानी जाती थी। कर्नाटक की हुट्टी गोल्ड माइंस देश की इकलौती सक्रिय प्राथमिक सोने की खदान है। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अनुच्छेद 217 के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वहीं अगर बात कर लें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? तो वो भी वहाँ पर भी दोस्तों कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है अगर ये आपसे इससे पूछा जाए तो वहाँ पर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ आर्टिकल आप सबको बता दे रहा हूँ जो आपसे कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 52, 53, 60, 61 और 72 तथा 85।
ये ऐसे आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आपसे की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 72 में इनके पद का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? 72 में इनके पद का वर्णन किया गया है। 53 में इनकी कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया है। 60 में इनके शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ कौन ये दिलाएगा ये बताया गया है। 61 में इनके ऊपर जैसे महाभियोग जो लगाया जाता है उसकी बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुकूल जब कार्य नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ महाभियोग लाकर इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। 72 में क्षमादान की बात की गई है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा भी माफ कर सकते हैं। इसका वर्णन किस में है? अनुच्छेद 72 में है। 85 में लोकसभा को किस प्रकार भंग करेंगे ये बताया गया है प्रधानमंत्री के कहने पर। ये आर्टिकल कुछ हैं, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं इसे भी आप देख लें। ये अधिकार सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते। मतलब मौलिक अधिकार को सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता, ये बताया गया है। इन अधिकारों की सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय होता है। मतलब मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये अधिकार व्यक्ति को राज्य की मनमानी कार्रवाई से बचाते हैं। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है लेकिन उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये अधिकार जो है व्यक्तिगत भलाई के साथ साथ समुदाय की भलाई के लिए भी जरूरी हैं। कौन कौन से मतलब मौलिक अधिकार हैं इसे भी आप देख लें। उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है मौलिक अधिकार से, उसे भी आप जान लें। मौलिक अधिकार को भाग 3 में अभी आप सभी ने रखा गया है। 12 से 35 में इसका वर्णन किया गया है। इसे किस देश से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं? 6 हैं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर 301 के तहत, कितने? 301 के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये भी आप याद रखें। अब कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं उसे चलिए देखते हैं। वो 6 मौलिक अधिकार ये हैं हमारे। एक समानता का अधिकार जिसका वर्णन 14 से 18 में किया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 में इसका वर्णन है। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में इसका वर्णन है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है जो 29 से 30 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। ये आप याद रखें। ये आपसे का होमवर्क है। इसे आपसे को आंसर बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कौन सा एशियाई नेता 2024 प्लेन दुर्घटना में मारा गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपसे को कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा एशियाई नेता है जो 2024 की प्लेन दुर्घटना में मारा गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई का प्रत्यक्ष दर कितना है? आरबीआई का प्रत्यक्ष दर कितना है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं ने 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट दर 25 आधार अंकों की कसौटी करके इसे मतलब कितना 6.25 कर दिया है। तो आपसे से प्रत्यक्ष दर पूछा था कितना हो गया है, तो कितना हो गया है? 6.25। कितना? 6.25 हो गया है। इससे पहले रेपो रेट जो था 6.5 था। मौद्रिक नीति समिति द्वारा 2 वर्षों में यह रेपो रेट दर संशोधन हुआ है इसमें, और बैंक दर जो है 6.75 से घटकर 6.5 कर दिया गया है। कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है कि आरबीआई का प्रत्यक्ष दर कितना है, तो 6.5% है। नेक्स्ट, समानता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? तो देवदत्त चंद्र हैं, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई थी?
भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। और आपसे को बता दें ये क्वेश्चन बार बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, इसलिए आप इसे याद जरूर रखिएगा। ये इसका नाम दो है, कभी इस नाम से पूछा जाता है, कभी दूसरे नाम से। वो दूसरा नाम क्या है अभी बताते हैं। भारत गारंटी योजना कब शुरू हुआ था, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत, जिसे मनरेगा कहते हैं, 7 सितंबर 2005 को हुई थी। यह योजना हर साल किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को मांग करने पर 100 दिनों का रोजगार देती है। यह योजना हर वित्तीय वर्ष में लागू होता है। कब लागू होता है, तो वित्तीय वर्ष में यह लागू होता है। उसके बाद यह योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्कों सदस्यों को रोजगार देती है। आगे देखते हैं। जब जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देती है, मतलब यह योजना जो है जॉब कार्ड जो धारक होते हैं उन्हें 100 दिनों का रोजगार देती है। गांधी नरेगा के तहत हर ग्राम पंचायत में हर महीने की 7 तारीख को रोजगार दिवस मनाया जाता है। मतलब जो एक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम मनरेगा भी है, ये भी आप याद रखें। पहला नाम भारत गारंटी योजना, दूसरा क्या है, मनरेगा। आपसे इसे यह पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 7 सितंबर 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी, ये आप याद रखिएगा। इसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, ये आप याद रखें। किसे दिया जाता है, जिसके पास जॉब कार्ड जो है होता है उन्हीं को यह दिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और है। यह योजना जो 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू हुई थी। 2007 और 8 में इसे 130 जिलों में बढ़ाया गया। 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 253 जिलों में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट अब देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लाखों भारतीयों ने विरोध प्रदर्शन किए, हड़ताल किए और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। इस आंदोलन में अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों की अवहेलना की गई। इस आंदोलन ने लोगों में आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी। यह आंदोलन भारत के आज़ादी की लड़ाई के एक अहम चरण था। इस आंदोलन में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध किया गया था। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक तो यह बनेगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की। दूसरा यह बनेगा कि किसके विरोध में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, तो किसके, साइमन कमीशन के विरोध में किया गया था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है। 2025 में कौन से राज्य में राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है, तो राष्ट्रीय खेल 2025 भारत का अपना ओलंपिक टाइटल्स मल्टी स्पोर्ट इवेंट आधिकारिक तौर पर 28 जनवरी को देहरादून राज्य में मतलब खेला जाएगा। कहाँ पर, देहरादून में। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। यह 14 फरवरी तक उत्तराखंड में जारी रहेगा, ये आप याद रखिएगा। तो आप सभी का राइट आंसर क्या है, देहरादून है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम है, तो राइट आंसर क्या है, बिंदुसार। बिंबिसार कौन था, ये हरियाकौंस का संस्थापक था। अशोक कौन था, इन्होंने कई शिलालेख लिखाए थे, ये आपसे को पता ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था, गुप्त वंश का एक प्रमुख शासक था, ये आप याद रखें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।